हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर मोदी विरोध के नाम पर विपक्षी दलों को इकट्ठा करने की कोशिश हुई। राहुल गांधी ने एक बार फिर कोशिश की। आज सुबह 17 पार्टियों के नेताओं को चाय पर बुलाया, लेकिन सब नहीं आए। बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी बीजेपी विरोधी होते हुए भी राहुल की चाय पर चर्चा के लिए नहीं पहुंचे। असल में राहुल गांधी को जब भी लगता है उन्हें ऐसा इशू मिल गया है जिस पर वो मोदी के खिलाफ विपक्षी पार्टियों को इकट्ठा कर सकते हैं, मोदी को कॉर्नर कर सकते हैं, तो वो कोशिश करते हैं। और उनकी रणनीति में सबसे ज्यादा ध्यान इस बात का रखा जाता है कि ऐसा क्या किया जाए जिससे मीडिया अटेंशन मिले। आजकल वो कन्विंस्ड हैं कि पेगासस के मुद्दे पर सरकार को कॉर्नर किया जा सकता है, मीडिया अटेंशन भी मिल सकता है। इसी सवाल पर पिछले 2 हफ्ते से लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई ठप पड़ी है। राहुल गांधी को और कांग्रेस में उनके सलाहकारों को इस बात का एहसास है कि अकेले कांग्रेस के शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। इसलिए आज राहुल गांधी ने सुबह सुबह सारे नेताओं को इकट्ठा करने की कोशिश की। इस ब्रेकफास्ट मीटिंग में उन्होंने अपनी मंशा भी जता दी। कहा अगर सारे विरोधी दल इकट्ठा हो जाएं तो सरकार उनकी आवाज नहीं दबा पाएगी। The more powerful this voice will become and the more difficult it will become for the BJP to suppress it and the RSS to suppress it. We of course have slightly different perspectives on the world. We come from different states, we come from different ideas. But I think we should develop a foundation of unity. And then within that foundation of unity, we can have a few discussions and few arguments where we disagree with each other. But I think it is important that now we start to come up with the principles of the foundation of this unity. ये सारी बातें वो विरोधी दलों के नेताओं से कह रहे थे। और राहुल गांधी के बारे में एक बात मैंने नोट की है, अगर कोई बात उनके दिमाग पे बैठ जाए, एक बार कोई डायलॉग उन्हें पसंद आ जाए, तो बार बार उसी को दोहराते रहते हैं। आजकल राहुल को एक डायलॉग अच्छा लग रहा है कि 60% आबादी का रिप्रेजेंटेशन ऑपोजिशन पार्टीज करती हैं। इसलिए राहुल बार बार कहते हैं, यही बात कहते हैं, आज भी कही। और दूसरी बात यह कि राहुल जो करना चाहते हैं उसका मकसद क्या है वो भी वो छुपाते नहीं है, साफ साफ कह देते हैं। क्योंकि पिछले हफ्ते जब राहुल किसानों का मुद्दा उठाने के लिए अचानक ट्रैक्टर पर सवार होकर पार्लियामेंट के लिए निकल पड़े थे तो खूब मीडिया अटेंशन मिली थी। दिन भर ट्रैक्टर चलाते हुए राहुल की तस्वीरें छपी, दिखाई देती रही टीवी चैनल्स पर। राहुल को यह आइडिया पसंद आया, इसलिए आज राहुल ने साइकिल से पार्लियामेंट जाने का प्लान बनाया। इसके जरिए महंगाई के मुद्दे पर लोगों का ध्यान खींचना चाहते थे। इसलिए आज ब्रेकफास्ट के साथ साथ राहुल ने विरोधी दलों के नेताओं के लिए साइकिलों का भी इंतजाम किया था। एक ट्रक में भरकर साइकिलें लाई गई थी। और इसके बाद राहुल ने विपक्षी दलों के नेताओं से कहा कि चाय पीकर, नाश्ता करके यहीं से साइकिल पर सवार होकर हम पार्लियामेंट के लिए निकलेंगे। अगर साइकिल से पार्लियामेंट जाएंगे तो मीडिया अटेंशन भी मिलेगा। As far as the fuel price is concerned, the people of India are struggling. They are struggling with the amount of money they have to pay for their cars. So I thought symbolically, if we go from here to Parliament on cycles, it would have an interesting impact. It would have a media impact as well, and people would see that the opposition feels the pain of the fuel prices. That's anybody who, of course, many people won't be able to do it. They'll be uncomfortable. So only people who are comfortable riding a cycle will arrange the cycle route. और इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने समझाया साइकिल रैली क्यों जरूरी है, इससे जनता को कैसे पता चलेगा, जनता को कैसे समझ आएगा विपक्ष सरकार के खिलाफ संसद के भीतर और संसद के बाहर दोनों जगह आवाज उठा रहा है। But now from here, the cycle rally we can take up to so that
people will also understand they are fighting inside the parliament and outside the parliament. Newspapers, many things come that we are not ready to discuss. The government is approaching the parliamentary affairs minister Sarakuchi to Karge, but they are not responding. That is all false. They said, कैसा भी करके हाउस चलाना चाहिए. मैंने कहा कैसा भी करके कैसा, तो हमको नोटिस दिए, आप उसको परमिशन दीजिए, डिस्कशन होगा. इसके बाद कुछ और नेताओं ने अपने विचार रखे और फिर ज्यादातर विरोधी दलों के नेता, उनके एमपीज साइकिल पर सवार हुए और पार्लियामेंट की तरफ कूच किया. राहुल गांधी आगे आगे थे. उनकी तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि आज किन मुद्दों पर बात हुई और आगे के लिए क्या रणनीति बनी है. था एक होके उन्होंने यही कहा, पेगासस इश्यू ये बहुत बड़ा मुद्दा है देश के लिए. हो सकता है देहातों में इसका चर्चा नहीं होगी, लेकिन देश के संविधान की रक्षा के लिए, देश के एक लिबर्टी, प्राइवेसी, इसको जो हिफाजत करने के लिए हम सभी लोग एक होकर इस इश्यू को लड़ना चाहिए. तो इसीलिए सभी पार्टी के नेता लोग आए थे राहुल जी के रिक्वेस्ट पर और उन्होंने ये तय किया कि पेगासस इश्यू चलाना चाहिए और दूसरे इश्यूज भी जो है वो भी करेंगे. पेगासस इशू इसलिए चलाना चाहिए क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि इस सवाल पर विपक्षी दलों को इकट्ठा किया जा सकता है. और विपक्षी दलों को क्यों इकट्ठा करना है यह भी समझ लीजिए. असल में राहुल गांधी को समझा दिया गया है कि अब जमाना बदल गया है. कांग्रेस अपने दम पर तो बीजेपी को हरा नहीं सकती, लेकिन बिना कांग्रेस के बाकी पार्टियां भी मिलकर बीजेपी को हरा नहीं सकती. इसलिए कांग्रेस को भी थोड़ा नीचे उतरना पड़ेगा. राहुल गांधी को यह कैलकुलेशन करके समझाया गया कि 38% वोट लेकर बीजेपी ने 330 सीटें जीत ली. नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, दो बार बन गए. कांग्रेस के पास 20% वोट है. अगर वो क्षेत्रीय दलों को साथ ले ले तो बात बन सकती है. लेकिन सच तो यह कि राजनीति इस तरह के गणित से, जमा घटा से, गुणा भाग से नहीं चलती. और वैसे भी इस तरह के फॉर्मूलों में दो बड़ी प्रॉब्लम है. एक तो यह कि ममता बनर्जी जैसी सक्षम नेता, 3 बार अपने दम पर मुख्यमंत्री बनने वाली नेता कांग्रेस के पीछे पीछे क्यों चलेंगी, राहुल गांधी को लीडर क्यों मान लेंगी. और दूसरी बात है कि पिछले 7 साल में नरेंद्र मोदी ने देश की राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदल दी है. अब पुराने जमाने के फॉर्मूले नहीं चलते. पिछली बार लोकसभा के चुनाव में आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और मायावती साथ में आए थे. सोचा था जातिगत समीकरण मिल जाएंगे, हम स्वीप कर देंगे, लेकिन बीजेपी को हरा नहीं पाए. ऐसे कई उदाहरण हैं और नरेंद्र मोदी साबित कर चुके हैं कि उनके बराबर का लीडर दूर दूर तक अभी तो कोई नहीं है. और जब तक वो राजनीति में है, टॉप पर कोई वैकेंसी नहीं है. मुझे याद है एक इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी ने मुझसे कहा था कि कांग्रेस के नेता ये समझ ही नहीं पाते कि मैं किस तरफ जा रहा हूं. मैं एक दिशा में जा रहा होता हूं और वो दूसरी तरफ गोलियां बरसाते हैं. और यह बात सही है. कांग्रेस ने पिछले 7 साल में जब जब मोदी को घेरने की कोशिश की, जब जब कोई इशू बनाया, तो वो कामयाब नहीं हुए. इसलिए ब्रेकफास्ट मीटिंग में विपक्षी एकता के नाम पर खबरें बन सकती हैं. ट्रैक्टर पर और साइकिल पर बैठने से, सड़क पर आने से तस्वीरें खींच सकती हैं. पर मोदी के लिए इसमें कोई बड़ा चैलेंज दिखाई नहीं देता. सारी क्षेत्रीय पार्टियां, सारे छोटे छोटे दल अपने अपने हिसाब से, अपने अपने फायदे के लिए बयानबाजी करते हैं. जिसको जहां कुर्सी दिखाई देती है वहां समझौता कर लेता है. अब वो जमाना नहीं रहा जब विचारधारा के नाम पर हाथ मिलाए जाते थे. और इसके कई उदाहरण आज ही सामने आए. जैसे शिवसेना और कांग्रेस की विचारधारा में तो कोई मेल नहीं है, पर मोदी विरोध में दोनों कैसे इकट्ठे हो जाते हैं, ये हमने महाराष्ट्र में सरकार बनते समय देखा. आज भी
राहुल गांधी की ब्रेकफास्ट मीटिंग में राहुल के बगल में एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे थे तो दूसरी तरफ शिवसेना के नेता संजय राउत। संजय राउत कल शाम भी राहुल गांधी से मिले थे और चूंकि अपनी बात वो बेबाकी से करते हैं तो उन्होंने खुलकर राहुल की तारीफ की थी। कुछ दिन पहले तक वो शरद पवार की तारीफ करते थे। आज भी संजय राउत बोले, उन्होंने 2024 की बात की। मीटिंग थी पार्लियामेंट सेशन में सरकार को घेरने की रणनीति बनाने के लिए, लेकिन संजय राउत ने कहा इस सेशन में तो सरकार पर दबाव बनाया जाएगा, ये ठीक है, लेकिन अभी से 2024 की तैयारी करनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री जी हमें बुलाना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री उनके लोगों को चाहिए बुलाते हैं। हम लोग तो कभी पानी में नहीं घुसते, तो सबके प्रधानमंत्री तो हम सब नाश्ता करेंगे और 2024 की तैयारी करेंगे। ऑडियो इसका बहुत क्लियर नहीं है, इसलिए आपको ये सारी बातें समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन बड़ा साफ है। संजय राउत कह रहे थे कि 2024 की तैयारी करनी होगी, लेकिन इस मीटिंग में शिवसेना के दूसरे नेता भी मौजूद थे। संजय राउत बात कर रहे थे 2024 तक एकजुटता की, लेकिन मीटिंग में मौजूद शिवसेना के दूसरे नेताओं को यह बात अच्छी नहीं लगी। अनिल देसाई ने कहा फिलहाल तो मुद्दा महंगाई, किसान और जासूसी है। 2024 में नेता कौन होगा, किसकी लीडरशिप में चुनाव होगा, यह तो उसी वक्त तय होगा, और यह बात सही भी है। मीटिंग के बाद शिवसेना के नेताओं ने एकजुटता की बात की, राहुल की कोशिश की तारीफ की, लेकिन लीडरशिप के सवाल पर उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया। शिवसेना के सीनियर नेता अनिल देसाई ने कहा लीडर कौन होगा ये सभी दल बैठकर तय करेंगे। राहुल गांधी है, उनके साथ में विपक्ष के दल जो भी हैं, वो विपक्ष के दल के नेता भी, सभी एक कोऑर्डिनेशन उसमें बन रहा है, सहमति बन रही है, और मैं समझता हूँ ये आगे जाके विपक्ष के लिए बहुत एक अच्छा ये रहेगा, समय रहेगा कि जहाँ पे सरकार को जिस तरह से सरकार की कुछ मुद्दे जो अभी हाउस बंद पड़ने के लिए कारण है, उनको सरकार ने गौर करना चाहिए, गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए। तो राहुल का नेतृत्व क्या विपक्ष स्वीकार करेगा? नेतृत्व तो अभी सभी विपक्ष के दल मिलके ये तय करेंगे। शिवसेना का नेतृत्व आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब कर रहे हैं, वहाँ पे महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री का भूमिका में है और पक्ष नेतृत्व कर रहे हैं। तो शिवसेना का नेतृत्व कोई और करेगा ये बात तो इसमें आती नहीं है। आपने देखा कि हर रीजनल पार्टी के नेता अपने अपने हिसाब से बात करते हैं। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, ये शिवसेना के नेता साफ कह रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने कोशिश जरूर की है विरोधी दलों के नेताओं को एकजुट करने की, और कम से कम इस पार्लियामेंट सेशन के दौरान यह हुआ है, विपक्षी लोग इकट्ठा हुए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस पर बीजेपी ने कैसे रिएक्ट किया। संबित पात्रा ने आज इस मामले में रिएक्ट किया और राहुल गांधी की ब्रेकफास्ट मीटिंग के बारे में क्या कहा, यह आपको मैं सुनवाता हूं। आज बुनियाद डल रही है, ये नींव बना रहे हैं, ये नींव ही बनाते रहेंगे या कभी बिल्डिंग बनाएंगे भी? 2014 से तो नींव ही डाल रहे हैं। मुझे याद है 2017-18 में ये सब इकट्ठे हुए थे कर्नाटक के अंदर। याद करिए, वो 24 नेता एक साथ हाथ पकड़ करके एक दूसरे का हाथ ऐसे उठा रहे थे, पता नहीं जैसे कि हमें लिफ्ट करा दे, हमें भी तुम लिफ्ट करा दे। एक दूसरे को एकदम भाई बहन बन के सब एक दूसरे का हाथ उठा रहे थे कि हम सब मरने दम तक एक दूसरे के साथ रहेंगे, फिर हम सब मिलकर प्रधानमंत्री बन जाएंगे। क्या हुआ उसका? क्या हुआ वो जो हाथ पकड़ के उठा रहे थे एक दूसरे का? फिर याद करिए बंगाल के चुनाव के समय ये सारे 18 पार्टियां इकट्ठी हो गई थी, लेफ्ट पार्टी भी उसमें थी, सारे लोग जाके इकट्ठे हो गए थे, वहां ममता बनर्जी भी थी। फिर हाथ पकड़ रहे थे, बोल रहे थे हम मोदी जी को हटाएंगे, 19 में हटाएंगे, फिर हाथ पकड़ के खड़े हो गए। ये तब से नींव डाल रहे हैं। ये इतने दिन अगर नींव ही डालते रहेंगे तो ये बिल्डिंग कब बनेगी? मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं जल्दी जल्दी बिल्डिंग बनाना शुरू करो, बहुत हो गया नींव डालना। राहुल जी आज अभी दिखा रहे हैं आप साइकिल चला रहे हैं, परसों ट्रैक्टर चला रहे थे, आज साइकिल चला रहे हैं। ये कांग्रेस कब चलाएंगे? जरा इनसे पूछिए तो। ये ट्रैक्टर और साइकिल ही चलाते रहेंगे या कांग्रेस भी चलाएंगे?
कांग्रेस तो चल नहीं रही है, ट्रैक्टर साइकिल सब चलाएंगे ये अब। नाश्ता, अब रहा नाश्ता, ये नाश्ता भी करेंगे, लंच भी करेंगे, डिनर भी करेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जरा पूछिए तो अभी अखिलेश जी की पार्टी से ये इकट्ठे होंगे। ये राहुल गांधी जी जिसका स्पर्श साइकिल में बैठाया था ना, अखिलेश जी ने साइकिल में बैठाया था, क्या हुआ वो साइकिल का? मायावती जी ने बैठाया था ना, क्या हुआ? अभी थोड़े दिन पहले बिहार के वो अच्छे लड़के बिहार में भी गए थे लालटेन पकड़ने के लिए, क्या हुआ लालटेन का? ये सब नाश्ता करके चले गए हैं, कोई इनके आसपास भी नहीं आएगा। संबित पात्रा ये कह सकते हैं बीजेपी ऐसे तंज कस सकती है क्योंकि बीजेपी ने लगातार चुनाव जीते हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के नेता बीजेपी पर तंज कस सकते हैं क्योंकि उन्होंने पश्चिम बंगाल में बीजेपी को हराया है। बड़ी बात यह है कि कौन किसके साथ मिलेगा, कौन कहां जाएगा, कब जाएगा, इसके बारे में आजकल कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि राजनीति अब विचारधारा पर नहीं चलती। मैं एक और उदाहरण आपको देता हूं। राहुल गांधी की ब्रेकफास्ट मीटिंग में सुप्रिया सुले के अलावा एनसीपी के नेता मौजूद थे, लेकिन आज अटकलें लगी, चर्चाओं का दौर शुरू हुआ जब दोपहर में एनसीपी चीफ शरद पवार होम मिनिस्टर अमित शाह से मिलने पहुंचे। वजह तो यह बताई गई कि शरद पवार महाराष्ट्र में बाढ़ के बाद पैदा हुए हालात और महाराष्ट्र के कोऑपरेटिव फेडरेशन की स्थिति के बारे में चर्चा करने के लिए अमित शाह से मिले। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री बनाई थी, अमित शाह को मंत्री बनाया है। बारामती समेत वेस्टर्न महाराष्ट्र में काफी सहकारिता समितियां हैं। महाराष्ट्र के कोऑपरेटिव्स में शरद पवार का अच्छा दखल है, लेकिन ये सब बातें कहने की हैं। एक तरफ सारे विरोधी दल एकजुट होकर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहे हैं और शरद पवार उस समय अमित शाह से मिले क्योंकि शरद पवार और अमित शाह दोनों राजनीति के चतुर खिलाड़ी हैं, इसलिए सवाल तो उठेंगे। एनसीपी के नेता नवाब मलिक को सफाई देनी पड़ी। उन्होंने कहा कोऑपरेटिव बैंक्स को लेकर सरकार ने जो नियम बनाए उनमें से कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। इसको लेकर शरद पवार ने कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी और आज अमित शाह से मिलकर भी सरकारी बैंकों की दिक्कतों के बारे में बताया। नवाब मलिक ने यह भी कहा कि बीजेपी और एनसीपी की विचारधारा अलग है, दोनों पार्टियां कभी साथ नहीं आ सकती। इससे पहले प्रधानमंत्री जी से भी मिले थे और अमित शाह जी के पास ये कोऑपरेशन डिपार्टमेंट है और कोऑपरेटिव बैंक्स को लेकर चिंता हम लोगों की है कि जिस तरह से नया एक्ट बनाया गया है जिसमें अलग अलग तरह से बदलाव किए गए, जो कोऑपरेटिव बैंक है उनको एक खतरा पैदा होगा। इस बात को लेकर मुलाकात हुई होगी और पार्टी के नेता हैं, अलग कुछ विषय अगर होते हैं तो निश्चित रूप से जाके लोग मिलते हैं नेताओं से। हमें लगता है कि उसको लेकर राजनीतिक अर्थ निकालना उचित नहीं। हमने पहले कहा है कि दो अलग अलग विचारधारा के दल हैं, साथ में आना असंभव है, पहले भी हमने कहा था। नवाब मलिक असल में अंदाजे लगा रहे हैं कि ये मिले होंगे, इसलिए मिले होंगे, ये बात हुई होगी, लेकिन वो भी जानते हैं और सारी दुनिया जानती है शरद पवार इस समय देश के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक हैं और वो ऐसे नेता हैं एक तीर से कई शिकार करते हैं, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। इसलिए शरद पवार जब किसी से मिलते हैं तो उनकी रणनीति का अनुमान लगाना आसान नहीं होता। नवाब मलिक कहते रहे कि बीजेपी और एनसीपी की सोच अलग है, विचारधारा अलग है, दोनों पार्टियां कभी साथ नहीं होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि आजकल राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता, न दोस्त न दुश्मन, न विचार न विचारधारा। एनसीपी और शिवसेना की विचारधारा भी तो नहीं मिलती, लेकिन दोनों साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। तो इसलिए यह कह देना कि विचारधारा साथ नहीं है तो साथ नहीं आ सकते, यह ठीक नहीं है। कुछ और वजह तो अलग बात है। राजनीति में वक्त के साथ सब कुछ बदलता है। 2 साल पहले की बात मुझे याद है, कर्नाटक चुनाव के बाद शपथ ग्रहण समारोह था। सोनिया गांधी, अरविंद केजरीवाल सब मंच पर पहुंचे थे। मंच पर ऐसे दिखा था जैसे सारे विरोधी दल एकजुट हो गए हैं, बहुत बड़ा मोर्चा बन गया है। उसी मंच पर सोनिया गांधी और मायावती गले मिली थी। लेकिन आज राहुल गांधी की मीटिंग में न तो आम आदमी पार्टी के एमपी पहुंचे, न बीएसपी के और न अकाली दल के। हालांकि अकाली दल बिल्कुल बीजेपी के खिलाफ खड़ा है। वजह साफ है, पंजाब में चुनाव है।
राहुल गांधी को दिल्ली में विरोधी दलों की एकजुटता दिखानी है, लेकिन अकाली दल, बीएसपी और आम आदमी पार्टी को पंजाब में चुनाव लड़ना है, कांग्रेस के खिलाफ लड़ना है, तो ये एक साथ कैसे दिखेंगे? तो जिस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में राहुल गांधी की ब्रेकफास्ट मीटिंग चल रही थी, उसी वक्त अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी के नेता पार्लियामेंट में कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे थे। वो रोज करते हैं ये काम, तख्तियां लेकर खड़े रहते हैं, नारे लगाते हैं, पार्लियामेंट के गेट पर खड़े होकर। आज भी हरसिमरत कौर वहां आने वाले एमपीज को गेहूं की बाजियां गिफ्ट कर रही थी और कृषि कानूनों के खिलाफ उनका सपोर्ट मांग रही थी। रद्द करो, रद्द करो, किसान की मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, काले कानून वापस करो, वापस करो, वापस करो, किसान का अपमान बंद करो। बड़ी दुख की बात है कि रोज एडजॉर्नमेंट मोशन दे रहे हैं। 8 महीने से किसान धरने पे बैठे हैं। 500 से ज्यादा किसान अपनी जानें गंवा चुके हैं इस गर्मी में, सर्दी में, बरसात में बैठ के ये काले कानून रद्द कराने के लिए। ना 8 महीने से किसानों की सुन रहे हैं जो सड़कों पे बैठे हैं, घर बार छोड़ के, अपने किसान अपने खेत फसल छोड़ के, और ना ही इधर संसद के अंदर हम एडजॉर्नमेंट मोशन के ऊपर हर रोज 12 दिन से दे रहे हैं, एडमिट करके, चर्चा करके, सारे हाउस की सहमति लेके कि ये क्यों वापस होने चाहिए, वो हमारी यहाँ पे आवाज कुचली जा रही है। तो ये अन उनको दिखा के कि आप अपने आप को बहुत धार्मिक कहते हैं, बहुत पेट्रियोटिक कहते हैं, तो फिर अन्नम ब्रह्म तो आपके धर्म में लिखा हुआ है कि अन्न भगवान का रूप होता है, और इसीलिए ये अन्न को उगाने वाले को अन्नदाता कहते हैं। आज अन्नदाता अपने अन्न को छोड़ के जो सड़कों में बैठ के संघर्ष कर रहा है, तो ये हरी भरी फसलों को कौन देखेगा? ये पेट भरने के लिए, हिंदुस्तान का पेट भरने के लिए इसका रखवाला कौन करेगा? ये सारा अन्न जो पूंजीपतियों के हाथ में देने के लिए आपने ये कानून बनाए हैं, तो इससे ये बहुत शर्मनाक बात है कि आप अपने आप को किसान हितैषी बताइए, लेकिन कानून किसान विरोधी और किसान का खून करने वाले कानून आप लेके आते हैं। अकाली दल को, हरसिमरत कौर को, सुखबीर बादल को यह मालूम है कि पंजाब के चुनाव में किसानों के इशू बड़ा मुद्दा बनेंगे। इसी सवाल पर उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ा, सरकार से बाहर हुए। अब हरसिमरत कौर और सुखबीर बादल दोनों कृषि कानून के खिलाफ रोज प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन आज सुखबीर बादल दिखाई नहीं दिए। यह पता चला कि जब हरसिमरत कौर प्रोटेस्ट कर रही थी, उसी वक्त सुखबीर बादल अकाली दल का मैनिफेस्टो जारी कर रहे थे पंजाब के चुनाव के लिए, और मैनिफेस्टो में उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े वादे किए हैं। उनका दावा है कि अगर पंजाब में अकाली दल की सरकार बनी तो पंजाब के हर घर को 400 यूनिट बिजली मिलेगी, विदेश जाने के लिए स्टूडेंट्स को 10 लाख का एजुकेशन लोन मिलेगा, गारंटी सरकार की होगी और ब्याज भी सरकार चुकाएगी, हर महीने महिलाओं को 2000 रुपए दिए जाएंगे, किसानों के लिए डीजल के दाम 10 रुपए प्रति लीटर कम कर देंगे, और पंजाब की हर फैमिली को 10 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा। इसके साथ साथ 1 लाख सरकारी नौकरियां और 10 लाख प्राइवेट नौकरियां मिलेंगी, और इन नौकरियों में पंजाब के युवाओं के लिए 75%, 75% रिजर्वेशन होगा। सुखबीर बादल ने नौजवानों, किसानों और महिलाओं सबके लिए बड़े बड़े वादे किए, और इसके बाद सुखबीर ने कहा कि पंजाब के लोगों को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की चालबाजियों से बचना चाहिए, क्योंकि ये लोग सत्ता के लालची हैं, झूठे वादे करते हैं, लेकिन अकाली दल जो वादे कर रहा है वो जरूर पूरे होंगे। मेरा कहने का मकसद है, फैसले की घड़ी आ गई है सारे पंजाबियों वास्ते। फैसले की घड़ी आ चुकी है सभी पंजाब के लोगों के लिए। फैसला आपको करना है। आपके पास झूठ बोलने वाले भी आएंगे, नारे लगाने वाले भी आएंगे, नाटक करेंगे, ऐसी बातें करेंगे कि पता नहीं ये लोग क्या कर देंगे। कैप्टन साहब ने गुटका साहिब की झूठी कसम खाकर वोट ले लिया। उनका मकसद चीफ मिनिस्टर बनना था। गुरु की इससे बड़ी बेअदबी और क्या हो सकती है। हम भोले भाले पंजाबी हैं, जो हमें कुछ कह देता है उसे मान लेते हैं, लेकिन उसका इतिहास देखना चाहिए। केजरीवाल दिल्ली में कुछ कहते हैं और यहाँ आकर कुछ और कहते हैं। अब यहाँ आकर कहते हैं कि 300 यूनिट माफ करूंगा, लेकिन जब सवाल पूछा तो कहते हैं कि 1 यूनिट ऊपर होगा तो सारे पैसे लूंगा, लेकिन जब दबाव डाला तो फिर कुछ नहीं कहा। दूसरों से कहलवा दिया कि दिल्ली में सिर्फ 200 यूनिट माफ है। अगर मुख्यमंत्री वहां के हैं तो सबसे पहले वहीं से शुरू करें। आज सुखबीर बादल ने पंजाब के लोगों को इतने बड़े बड़े वादे कर दिए
कि उनके मैनिफेस्टो में इतनी सारी बातें कह दी, और ये सुनकर अरविंद केजरीवाल को काफी परेशानी हो सकती है, क्योंकि केजरीवाल ने तो अभी पंजाब में सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया था, और इसके बाद कांग्रेस ने भी मुफ्त बिजली का वादा कर दिया। लेकिन आज सुखबीर सिंह ने कांग्रेस और केजरीवाल के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। बिजली, पानी, एजुकेशन सब मुफ्त, विदेश में पढ़ाई के लिए बिना ब्याज के लोन, परिवार की महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए, और कृषि कानूनों को पहली कैबिनेट की मीटिंग में रद्द करने का वादा। अब केजरीवाल क्या करेंगे और कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या करेंगे? केजरीवाल जब पंजाब जाएंगे तो अब क्या मुफ्त देने का वादा करेंगे? सुखबीर बादल ने इस बार एडवांस प्लानिंग की है। सबसे पहले वादों का पिटारा खोला और सबसे पहले जातिगत समीकरण को साधने का काम भी शुरू कर दिया। वो पंजाब में दलित वोट का समीकरण समझ गए हैं, इसलिए 1 महीने पहले ही बीएसपी के साथ समझौता ऐलान कर दिया था। अकाली दल ने यह भी वादा किया है कि उनकी सरकार बनी तो दलित लीडर को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। दूसरी पार्टियां अब इस पर काम कर रही हैं। कांग्रेस के नए कप्तान नवजोत सिंह सिद्धू दलितों को साधने में लग गए हैं। आज नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस के दलित नेताओं, विधायकों, मंत्रियों के साथ मीटिंग की, 3 घंटे तक बात की। हमारे संवाददाता पुनीत परिंजा ने बताया कि मीटिंग में दलित लीडर्स को पंजाब कैबिनेट में और ज्यादा रिप्रेजेंटेशन के मुद्दे पर लंबा डिस्कशन हुआ। प्रमोशन में आरक्षण को लागू करने की बात हुई। 20 एमएलए ने साफ साफ कहा कि जब पंजाब में 32% से ज्यादा दलित वोटर्स हैं तो फिर उन्हें उसी हिसाब से कैबिनेट में जगह मिलनी चाहिए। मौजूदा 3 दलित मंत्रियों के अलावा 3 और दलित नेताओं को मंत्री बनाया जाना चाहिए। सिद्धू के साथ मीटिंग में 2 कैबिनेट मिनिस्टर साधु सिंह धर्मसोत और अरुणा चौधरी मौजूद थे। कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट संगत सिंह गिलजिया ने भी मीटिंग में हिस्सा लिया, और मीटिंग खत्म होने के बाद सबने कहा सिद्धू कांग्रेस के दलित विधायकों को लेकर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिलेंगे और उनके सामने इन सारे मामलों पर कैप्टन से बात करेंगे। लास्ट टाइम भी बोला था, बिल्कुल बोला कि जितनी हमारी रेशियो है, हमारी 34-35% है, उसके हिसाब से हमारे जो मिनिस्टर्स हैं वो बनाने चाहिए। उस रेशियो से हमारे 6 मिनिस्टर दलित परिवारों से होने चाहिए, वो नहीं बने। हाँ, तो हम 3 और चाहते हैं कि 3 और दलित परिवारों के मिनिस्टर्स बनाए जाएं। तो जैसे कि ने बताया कि आप सीएम साहब से मिलने जाएंगे विधायक, तो कब तक होगी ये सरदार नवजोत सिंह सिद्धू मीटिंग फिक्स कर रहे हैं। अहम मुद्दे पे मीटिंग थी जो अभी कैबिनेट में जो हमारे 2017 में सीएम साहब ने वादे किए थे, उन वादों को लेके उन पर आज चर्चा हुई। तो जो ऐसी कम्युनिटी के क्वेश्चन थे, जहां उनके जो मांगे थी, वो अपने प्रधान से बात की है, और उन्होंने विश्वास भी दिलाया है कि जो वादे एससी और बीसी के हैं, ये सभी वादे मैं सीएम से बात करूंगा और लागू इनको कराऊंगा। नवजोत सिंह सिद्धू अपने साथी एमएलए के साथ अपने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी से वो जाकर के मीटिंग करेंगे, और मीटिंग करके जितने भी पॉइंट बनाए गए हैं वो पॉइंट उनको भेजे जा रहे हैं, और बड़ी जल्दी ये मीटिंग जो है वो हो जाएगी। अरे जो देखिए, कुछ चीज़ें हैं, जैसे आप कहेंगे 85th अमेंडमेंट का मामला है, बैकलॉग का मामला है, और बिजली को लेकर मामला है, बिजली के बिलों को लेकर मामला है, और जितने भी इशू हैं जल्दी मुख्यमंत्री जी के साथ पार्टी आज भी इसके विधेयक आए। अरे मुझे लगता है कि जो भी इशू पेंडिंग है वो सारे सेटल होने चाहिए। नवजोत सिंह सिद्धू जब से पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, तब से वो साबित करने में लगे हैं कि वो कैप्टन से बड़े लीडर हैं। ये साबित करने में लगे हैं कि कैप्टन ने कोई काम नहीं किया, कोई वादा पूरा नहीं किया। अब वो कांग्रेस के सारे वादे पूरे करवा रहे हैं। लेकिन आजकल सिद्धू के वीडियोस बहुत वायरल हो रहे हैं। वो कई साल बीजेपी में थे। वो नरेंद्र मोदी के लिए जो भाषण देते थे, वही शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने सरदार मनमोहन सिंह के लिए किया था। सिद्धू ने वक्त रहते अपनी पार्टी बदल ली और कांग्रेस ने उनको अध्यक्ष बना दिया। तो सियासत में रिश्ते कब बदलते हैं, कैसे बदलते हैं,
इसके कई एग्जाम्पल आज देखने को मिल रहे हैं। शरद यादव और लालू यादव में कभी नहीं बनी, लेकिन आज दोनों गले मिले। शरद यादव और लालू यादव दोनों एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर हैं, लेकिन अब दोनों मिलकर तीसरे मोर्चे की संभावनाएं ढूंढने में लगे हैं। आज लालू शरद यादव से मिले, उनके घर पहुंचे। शरद यादव की बेटी ने पिछले चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन जीवन भर वो विपक्ष की राजनीति करते रहे थे। कल लालू यादव ने मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की थी और मुलायम सिंह से मिलने के बाद लालू ने कोई बात तो नहीं कही थी, कोई बयान नहीं दिया था, पत्रकारों से बात नहीं की थी, लेकिन आज लालू पुराने अंदाज में दिखे। शरद यादव से मिलने के बाद लालू ने कहा कि देश में नए विकल्प की जरूरत है और विकल्प होना चाहिए। लालू ने कहा वो तो बीमार थे, बिहार में तेजस्वी ने अकेले मुकाबला किया, विकल्प दिया। इसी तरह बिहार में रामविलास पासवान का असली उत्तराधिकारी चिराग पासवान है। वो चाहते हैं कि तेजस्वी और चिराग साथ आए। शरद भाई हम लोग से सीनियर लीडर हैं और शरद जी के बीमार होने से और नई पार्लियामेंट के मेंबर रहने से आज सूना पड़ा हुआ पार्लियामेंट हर इशू पर, जातीय जनगणना हो या जो भी हो या मंडल कमीशन का सवाल का हो, काफी संघर्ष, मतलब हम तीनों आदमी मिलके मुलायम सिंह जी, शरद भाई सब, और अफसोस है कि अस्वस्थ हैं, अभी इलाज चल रहा है। हम लोग की शुभकामना है कि जल्दी ठीक हो जाए और सब लोग हम लोग मिलने आए हैं, इनका दर्शन करें। लालू जी क्या जनता परिवार को एकजुट करने की फिर से कोशिश, वो सब अपना चल रहा है लोगों का, लोग बात कर रहे हैं। कल मिले थे? हाँ मिले थे, तो कृषि में मिले थे मुलायम से, लोग बात कर रहे हैं। लोग थर्ड मोर्चा बनाने की तैयारी हो रही है देश भर में। हो रहा है तो अच्छा हो रहा है ना, तो होना ही नहीं चाहिए, विकल्प होना चाहिए। सर एक अंतिम सवाल ये है सर कि चिराग पासवान राजनीतिक संकट से जूझ रहे, उनके पिता चिराग पासवान ही लीडर बन गया जी, चाहे जो भी हेर फेर हुआ जी, चिराग पासवान ही लीडर है। सारे लोग वहाँ बिहार में सब गुलबंद हो गए। क्या आप चाहेंगे कि तेजस्वी और चिराग एक साथ? हाँ हम चाहते हैं। एक जमाना था लालू यादव रामविलास पासवान को मौसम वैज्ञानिक कहते थे वो मौसम देखकर और हवा देखकर अपनी पार्टी बदल लेते हैं, और रामविलास पासवान और लालू यादव में बहुत कम बनी। लेकिन अब बिहार में 6% पासवान वोट हैं जिसकी जरूरत है। चिराग पासवान ने इसी वोट बैंक के भरोसे नीतीश कुमार को चैलेंज करने की कोशिश की थी, नीतीश को नुकसान भी पहुंचाया, लेकिन चिराग पासवान खुद भी डूब गए, उनकी पार्टी टूट गई। अब चिराग अकेले पड़ गए हैं। चिराग पासवान नरेंद्र मोदी से, बीजेपी से इसलिए नाराज हैं क्योंकि उन्होंने उनके चाचा को सरकार में मंत्री बना दिया और मजबूत कर दिया। इसलिए चिराग पासवान भी रास्ता ढूंढ रहे हैं और लालू ने मौका देकर चिराग पर हाथ रखा है। चिराग ने भी इस दरियादिली के लिए लालू को शुक्रिया कहा, उन्हें अपना गार्जियन बताया, लेकिन साथ ही यह भी कह दिया कि किसके साथ अलायंस करेंगे ये तो चुनाव के वक्त तय होगा और चुनाव में अभी काफी वक्त है। ये खुशी की बात है, मेरे अभिभावक के समान हैं आदरणीय लालू जी, और उनकी तरफ से मेरे बारे में इस बात को कहना, अगर उन्होंने मुझे नेता कहा है तो मेरे लिए यकीनन ये गर्व की बात है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि तेजस्वी के साथ उनको आ सकते हैं, आना चाहिए। देखिए, ये मैं उनकी भावना का मैं सम्मान करता हूं। जैसा मैंने हर बार मैंने कहा कि मेरी प्राथमिकता अभी आज की तारीख में आशीर्वाद यात्रा है और मेरा पूरा ध्यान इस पर अभी। इसकी संभावना बनी रहेगी। गठबंधन का क्या स्वरूप होगा, नहीं होगा, ये चुनाव के वक्त ही तय किया जाएगा। किसका किससे गठबंधन होगा, कौन किससे मिल लेगा, किसकी क्या विचारधारा है, मैंने कई बार कहा कि आज इसके कई उदाहरण मिले। लालू यादव ने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, उन्होंने नीतीश कुमार को साथ लेने से साफ इनकार नहीं किया। लालू से पूछा गया क्या उनके दिल में नीतीश कुमार के लिए जगह है, तो लालू ने कहा जगह बनती बिगड़ती रहती है। फिर पूछा गया नीतीश फिर साथ आ सकते हैं, तो लालू ने कहा अभी तो संभावना नहीं दिखती। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं, जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है। आपको लगता है कि केंद्र में नीतीश कुमार को आना चाहिए, वहाँ पे बिहार में किसी और को? ये तो जानना चाहिए ना, नरेंद्र मोदी को समझना चाहिए। उनका पार्टी तो बोल दिया कि कोई वैकेंसी नहीं है प्राइम मिनिस्टर का।
और हमारी सरकार तो बन ही गई थी तेजस्वी का, हम लोग जेल में थे, अकेले वो लड़का मिल के जो फाइट दिया इन लोगों 100 का 10 वोट से 15 वोट से बेईमानी करके सब और हरा दिया। सर क्या लालू यादव के दिल में अभी जगह है नीतीश कुमार के लिए सर, या दरवाजा? जगह क्या होता है, जगह तो बनाता है, लोग बिगड़ते रहता है। रहे हैं, साथ में रहे हैं, फिर से साथ आने की कोई संभावना है? अभी हम नहीं समझते। लालू यादव के बयान पर जेडीयू की तरफ से बड़ा तीखा रिएक्शन देखने को मिला। यहां नीरज कुमार ने कहा कि करप्शन केस में सजा काट चुके लालू अब खुद तो चुनाव नहीं लड़ सकते, इसलिए तीसरे और चौथे मोर्चे की बातें कर रहे हैं और किसी तरह अपने बेटे की ताजपोशी चाहते हैं और उसके लिए बेचैन हैं। भ्रष्टाचार के मामले में सजा याफ्ता होने के बाद जमानत पर रिहा हुए और समाजवाद की नई परिभाषा दागी पुत्र की ताजपोशी के लिए बेचैन है और भ्रष्टाचार की बुनियाद पर तीसरे मोर्चे की वकालत कर रहे हैं, तो स्वाभाविक दुर्गति होना है। और तथाकथित जो महागठबंधन है जिसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल है, तो उसको आईना दिखा रहे हैं। लालू जी तो खुद चुनाव लड़ने की पात्रता नहीं है, इसलिए ये तीसरे मोर्चे की कवायद जो की जा रही है ये बिल्कुल बेतुका है। ये बात ठीक है कि लालू यादव सजा याफ्ता हैं, करप्शन के केस में 3 साल की सजा काट चुके हैं, इसलिए एक्टिव सियासत में तो नहीं आ सकते, लेकिन पॉलिटिक्स में एक्टिव रह सकते हैं। लालू वो कर भी रहे हैं। लालू देश की सियासत की नब्ज को पहचानते हैं, उनका बहुत अनुभव है और खासतौर पर बिहार में, यूपी में सामाजिक समीकरणों को, राजनीति में जाति के महत्व को लालू यादव बहुत अच्छी तरह समझते हैं। इसीलिए अब लालू जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं और इस मुद्दे को वो अब और हवा देंगे। जाति के आधार पर जनगणना को इशू बनाकर तीसरे मोर्चे की संभावना तलाशेंगे और लालू भी आने वाले चुनावों को ध्यान में रखकर रणनीति बना रहे हैं, सोच रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का सवाल बड़ा है, यहां पर चुनाव 6 महीने में होने हैं, इससे जाति का खेल अब उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया है। कल तक जो ओवैसी के साथ खड़े थे, आज बीजेपी के पाले में आकर बात करते दिखाई दे रहे हैं। इसकी डिटेल्स में आपको, कई दिन से लगातार बीजेपी की आलोचना करने वाले ओम प्रकाश राजभर आज सुबह यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मिलने पहुंचे। ओम प्रकाश राजभर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं और यह मीटिंग इसलिए बड़ी खबर बनी क्योंकि ओम प्रकाश राजभर फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर यूपी में सियासत कर रहे हैं। उन्होंने मोर्चे का ऐलान कर दिया था, सहमति बन चुकी थी, बस सीटें फाइनल नहीं हुई थी। लेकिन आज अचानक वो यूपी बीजेपी के अध्यक्ष के घर पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच 1 घंटे तक बात हुई। जाहिर सी बात है, ओम प्रकाश राजभर स्वतंत्र देव सिंह के घर सिर्फ चाय पीने तो नहीं गए होंगे, बात तो चुनावों की हुई होगी, बीजेपी के साथ काम करने की बात हुई होगी। बीजेपी ने ओम प्रकाश राजभर को क्या ऑफर दिया ये तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन उन्होंने बीजेपी का साथ देने के लिए क्या शर्तें रखी ये बताया। ओम प्रकाश राजभर ने कहा अगर बीजेपी उनकी 7 डिमांड्स को मान लेती है तो वो एक बार फिर से बीजेपी के साथ अलायंस कर सकते हैं। मैंने सत्ता को छोड़ा है, मंत्री पद मैं खुद छोड़ा, 2 हमारे पार्टी के नेता राज्य मंत्री थे छोड़ा, 8 निगम थे उसको भी छोड़ा। तो हमारा इशू है, देश में हर 10 साल पे जातिवार जो जनगणना होती है उसको लोग नहीं कराते हैं जो सत्ता में रहते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी देश और प्रदेश की सत्ता में है तो वो जातिवार जनगणना कराए। पिछड़ी जाति का जो भी जातिवार जो जातियां उनकी अलग अलग जनगणना करा दे कॉलम बना करके। दूसरा, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, 9 प्रदेशों में ये लागू है, 27% रिजर्वेशन बांट के हिस्सा दिया जा रहा है। इसी को लेकर झगड़ा हमारा था। तीसरा हमारा है कि एक समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा और फ्री शिक्षा, 33% रिजर्वेशन महिलाओं का लागू हो, लोकसभा में विचाराधीन है। सत्ता से बाहर जब ये पार्टी थी तब कहती थी कि हम लागू करेंगे, आज उसको लागू नहीं कर रहे हैं। आज उठा के इस प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल, 7 त्राहिमाम बिजली के बिल से मचा हुआ है, घरेलू बिजली का बिल ये माफ करें। उसके साथ साथ ये गरीबों का इलाज फ्री करें और उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जाति का मुख्यमंत्री घोषित करें। ये मुख्यमंत्री होगा तब उसके बाद ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के विषय में सोच सकते।
अब सवाल यह है कि ओम प्रकाश राजभर तो असदुद्दीन ओवैसी के साथ अलायंस कर बैठे हैं, तो फिर बीजेपी के साथ कैसे आएंगे? ओवैसी को क्या समझाएंगे, कैसे समझाएंगे? इस पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा अगर बीजेपी पिछड़ों के लिए काम करेगी तो वो ओवैसी को भी समझा लेंगे। ये वंचित समाज के हित के लिए ओम प्रकाश राजभर कुछ भी करने को तैयार है। ओवैसी साहब का क्या होगा फिर? उनका भी लाभ है। ऐसा थोड़ा है कि ये व्यक्तिगत ओवैसी की लड़ाई नहीं है, ये वंचित समाज, मुसलमान भी, जुल्हा दुनिया अंसारी, शेख सैयद पठान, वो भी वंचित है, ऐसा नहीं है। वो भी आप नौकरी में, आजादी के बाद नौकरियों में 38% था, आज 1% भी नहीं रह गया है। शिक्षा में नहीं है, स्वास्थ्य में नहीं है, नौकरियों में नहीं है, रोजगार नहीं उसके पास, तो उसको भी तो ये मिलेगा जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसा वो बीजेपी के साथ तो गठबंधन में जाएंगे नहीं, अगर मान लीजिए पांचों मांगे मानी जाती है। पहले ये करें तो उसके बाद तो ओवैसी को हम समझाएंगे ना कि जो लड़ाई आप लड़ रहे हो वो ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं, चलो मोर्चा जो है अगर दिक्कत आती है तो देखा जाएगा। उसी से आप बात करेंगे कि बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया जाए, अगर वो 5 बातें आपकी मान लेते हैं तो बीजेपी करे, उसके बाद तब बैठ के चिंतन करेंगे, उसके पहले नहीं। चर्चा यह है कि 7 और 8 अगस्त को जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश में होंगे और अटकलें लगाई जा रही हैं कि उस वक्त ओम प्रकाश राजभर से बात कुछ और आगे बढ़ सकती है। और इसकी वजह साफ है, उत्तर प्रदेश में करीब 7% राजभर वोट हैं। पूर्वांचल में तो दावा किया जाता है कि राजभर के वोट करीब 15% तक हैं और करीब 60 से ज्यादा सीटों पर इनका अच्छा असर है। 2017 में जब असेंबली इलेक्शन हुए थे तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बीजेपी के साथ अलायंस में थी। उनकी पार्टी ने 4 सीटें जीती थी। ओम प्रकाश राजभर को योगी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया था, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में सीटों के विवाद के बाद ओम प्रकाश राजभर ने योगी सरकार से रिजाइन कर दिया था और बीजेपी के साथ गठबंधन को खत्म कर दिया था। लेकिन बीजेपी के नेता भी जानते हैं और ओम प्रकाश राजभर भी समझते हैं कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, इसलिए हो सकता है बात कहीं आगे पहुंचे, दोनों पार्टियां फिर साथ आ जाएं। लेकिन जहां बीजेपी के नेता जातिगत समीकरणों पर बात कर रहे हैं, साथ साथ अपने काम पर भी भरोसा कर रहे हैं। इस समय योगी आदित्यनाथ का पूरा फोकस है कोरोना मैनेजमेंट पर, वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने पर। और आज यूपी में वैक्सीन का रिकॉर्ड कैसे बना? आज यूपी में एक दिन में 26 लाख से ज्यादा वैक्सीन डोज एडमिनिस्टर की गई। एक दिन में किसी भी राज्य में वैक्सीन लगाने का यह सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। इससे पहले मध्य प्रदेश में 21 जून को 17 लाख से ज्यादा टीके लगे थे। आज यूपी में इतने बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन को लेकर काफी तैयारियां की गई थी। पूरे प्रदेश में 11,000 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए। एडिशनल हेल्थ स्टाफ को अपॉइंट किया गया। जहां पहले 2 लोग टीका लगाते थे, वहां 4 से 6 लोग मौजूद थे। लेकिन इसके बाद कई जिलों में वैक्सीन के लिए भारी भीड़ दिखाई दी। वाराणसी, गोंडा, ये ऐसे जिले हैं जहां वैक्सीन सेंटर्स पर हजारों लोग टूट पड़े। वाराणसी में 200 सेंटर्स थे, लेकिन इनमें 55,000 लोगों को टीका लगाने का इंतजाम था। लेकिन वैक्सीन लगाने में हर सेंटर पर दुगने लोग दिखाई दिए। इसलिए जितने इंतजाम किए गए थे, जितने टीके मौजूद थे, आज वो सारे नाकाफी साबित हुए। कुछ जगहों पर तो अफवाहों के चक्कर में गड़बड़ी हो गई। गोंडा में हुआ, यह अफवाह फैल गई कि जो लोग आज वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो उन्हें किसी सरकारी योजना का फायदा नहीं मिलेगा, बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, सरकारी जॉब नहीं मिलेगी, मुफ्त राशन वाली स्कीम बंद हो जाएगी, आधार कार्ड वापस ले लिया जाएगा, लोग बैंक से खातों से पैसा नहीं निकाल सकेंगे। और गोंडा में जब इस तरह की अफवाहें फैली और बहुत तेजी से फैली तो नतीजा हुआ कि वैक्सीन सेंटर्स के बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। वैक्सीन के लिए मारामारी मच गई। गांव की महिलाएं तो सुबह से ही वैक्सीन सेंटर्स के बाहर पहुंच गई। लगवाना जरूरी है और नहीं लगवाओगे तो पैसा नहीं मिलेगा। जैसा कोई काम सरकारी होता है वो नहीं मिलेगा और बैंक में पैसा नहीं निकल पाएगा। यही बताते हैं लोग बाग, यही डर के मारा सब लगवाते हैं भाग भाग कर। क्या करें? तो ये कहाँ आप लोग को पता चला? अरे एक दूसरे के मुंह से सुना जाता है। जैसे हम आपसे कहें, आप किसी से और से कहे, ऐसे ऐसे बात फैलती है। सारी जगह हल्ला है, गांव गांव हल्ला है, तब तो डर के मारे सब भाग भाग आए लगवावे। इस बात का हल्ला है? अरे यही बात का हल्ला है भैया कि ना लगवेबो तो ना आधार, ना पैसा निकसी, ना बैंक के कोनो काम हुई, ना कोनो और मर मामिला काम हुई। तो ये कहाँ अफवाह उड़ी है? अरे हम सब गांव में है चर्चा है। क्या चर्चा है? अरे यही चर्चा है कि ना लगवेबो तो कुछ मिलबे ना करी।
न पैबे करबो। सबका अभी हाई कुल पता चला कि लगवा लो, ना सही ना लगी तो कुछ मिलबे ना करी, ना गल्ला मिली, ना पैसा मिली, ना कहूँ आवे जाए मिली। अब वो डर से है डर ये ज्यादा यही कह रहे, कोशिश नहीं पहले उतरा के लगवावे कहीं कोशिश करत रहा कि कोई जाए आए तो कहते हैं कोनो साधन पर बैठ जाए न पैबो, कहूँ आवे जाए न पैबो, कोनो चीज के कोनो तहार कोनो कामे न हुई, तो अब मजबूरी तो है। जरा सोचिए, लोगों को लगा कि अगर आज टीका नहीं लगवाएंगे, आज वैक्सीन नहीं लेंगे तो सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसी अफवाहों पर कौन कंट्रोल कर सकता है। गोंडा के हेल्थ ऑफिशियल मान रहे थे कि भीड़ इसलिए इकट्ठा हो गई क्योंकि अफवाह फैला दी गई, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि चूंकि लोग अब जागरूक हो रहे हैं, वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, इसलिए भी लोग वैक्सीन सेंटर्स पर आते हैं। वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सेंसिटाइज होकर के कोरोना का टीका लगवा रहे हैं, जो उनकी ज़िंदगी बचाएगा। हाँ, अफवाह की वजह से भी ज़्यादा हो गया है और लोग सेंसिटाइज भी हो गए हैं। जैसे पहले हम लोग बहुत जगह कैंप लगाते थे, जाते थे, कहते थे, निवेदन करते थे, फिर भी नहीं लगवाते थे, और आज की डेट में इतने लोग आ जाते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है हमको पूरा करने में। तो सबके लिए, और 2 गज की दूरी सबके लिए बताया जाता है, लेकिन अब जितना भीड़ हो जाती है तो उनको संभालना मुश्किल हो जाता है। हालांकि दोपहर बाद ज्यादातर शहरों में हालात बेहतर हुए, भीड़ छट गई। आज के वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर, कोविड मैनेजमेंट को लेकर योगी आदित्यनाथ ने हेल्थ वर्कर्स की तारीफ की। योगी ने कहा कि आज यूपी के 57 जिलों में कोरोना का एक भी केस नहीं मिला, ये अच्छी बात है। योगी ने कहा अगर इसी रफ्तार से वैक्सीन लगाई जाएगी और लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करेंगे तो जल्दी ही उत्तर प्रदेश से कोरोना गायब हो जाएगा। कोरोना अगले कुछ दिनों के अंदर यहां से पूरी तरह समाप्त हो चुका होगा। आज मुझे प्रसन्नता है, पूरे प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से वैक्सीनेशन का एक विशेष ड्राइव चला। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है देश के अंदर भी और दुनिया के अंदर भी, कि एक दिन में इतनी बड़ी आबादी को वैक्सीन देने का कार्य हुआ है। ये बात सही है कि योगी आदित्यनाथ ने कोरोना को जिस तरह से काबू में किया, उसकी तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। 24 करोड़ की आबादी वाले राज्य में अगर कोरोना के 100 से भी कम केस मिले तो यह बड़ी उपलब्धि है। इतने बड़े राज्य में करीब 5 करोड़ वैक्सीन की डोज लगा दी जाए, यह कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि शुरू से ही वैक्सीन को लेकर अफवाहें फैलाई गई थी। पहले याद होगा कि लोग कहते थे वैक्सीन लगवाएंगे तो मर जाएंगे, इसलिए हेल्थ वर्कर के सामने लोग वैक्सीन नहीं लगवाते थे। लेकिन बाद में स्थिति बदली और जो तस्वीरें हमने देखी, लोग वैक्सीन लगाने के लिए सामने आ रहे हैं। योगी की कोशिश है उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन इस लेवल पर हो, इस साल के आखिर तक सब लोगों को वैक्सीनेशन हो जाए। और वैक्सीनेशन के अलावा योगी एक और काम कर रहे हैं। यूपी में अपराधियों की संपत्ति जब्त की जा रही है। आज मुख्तार अंसारी की संपत्ति कैसे जब्त हुई, इसकी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। साथ एक और बात की बहुत चर्चा है, माफिया और गैंगस्टर के खिलाफ यूपी सरकार के कड़े एक्शन की। आज मुख्तार अंसारी और उसके रिश्तेदारों की प्रॉपर्टी जब्त की गई। गाजीपुर और लखनऊ में मुख्तार अंसारी की 2 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी सीज कर ली गई। गाजीपुर में जिस घर को कुर्क किया गया, उसकी कीमत 1 करोड़ 18 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा अफशान अंसारी के लखनऊ में गोमती नगर इलाके में एक फ्लैट को भी जब्त किया गया, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए के करीब है। और आज जब गाजीपुर पुलिस सैयदवाड़ा इलाके में सरजील का घर कुर्क करने गई तो ढोल वाले भी उनके साथ थे। प्रॉपर्टी पर ताला लगाने से पहले बाकायदा मुनादी की गई और लोगों को यह बताया गया कि जब्ती की कार्रवाई क्यों की जा रही है। जिलाधिकारी गाजीपुर के आदेश के क्रम में IS 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी के साले सरजील रजा के सैयदवाड़ा स्थित भवन निर्माण को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14A के अंतर्गत कुर्क किया जाता है। सुनो सुनो सुनो। उत्तर प्रदेश में अब तक माफिया और गैंगस्टर्स की 1500 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त हो चुकी है। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, जिनका बड़ा खौफ होता था, ऐसे करीब 25 माफियाओं को आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। उनकी प्रॉपर्टी जब्त की गई है और इन्हें ढोल नगाड़े बजाकर लोगों को बताया गया है।
माफियाओं की जिन सरकारी जमीन पर कब्जा किया जाता है उसे वापस भी ले लिया गया, जिस भी प्रॉपर्टी पर उन्होंने कब्जा किया था। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ इस तरह का एक्शन पहले कभी नहीं हुआ और योगी आदित्यनाथ की इससे बड़ी उपलब्धि कहा जाएगा। अब वक्त है स्पेशल रिपोर्ट का। तालिबान ने अफगानिस्तान को डराने के लिए चौक पर लाशें लटका दी। जवाब में अमेरिका ने बदला लेना शुरू कर दिया और यह देखकर इमरान खान क्यों टेंशन में आ गए, इस पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखने के लिए चलते हैं सुरभि शर्मा के पास।